नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर महेश चौधरी आपको सब्जेक्ट डील करूंगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो टेक्निकल से जुड़े हुए बच्चे हैं वो जानते हैं ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस रोल रखता है। आने वाले समय में जैसे आपकी अभी दिल्ली मेट्रो हुई है, इसके अलावा अभी जल्दी ही आपकी टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन वैकेंसी जो है ये आने वाली है। तो इस लाइनमैन वैकेंसी के अंतर्गत अपन देखें टेक्निकल हेल्पर या लाइनमैन वैकेंसी, इसके 5500 पद प्यारे बच्चों स्वीकृत हो चुके हैं। ऊर्जा विभाग इनको स्वीकृति दे चुका है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया जो है आपके सामने होने वाली है। ठीक है, अब इसी के अंदर अपन देखें कि इसके अलावा आपका ये सब्जेक्ट और किन किन एग्जाम्स में काम आएगा। तो जितनी भी मेट्रो एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका दिल्ली मेट्रो हो, चाहे लखनऊ मेट्रो हो, चाहे नोएडा मेट्रो हो, चाहे बेंगलोर मेट्रो हो, तरह तरह के जितने भी, इवन अपना जयपुर मेट्रो हो, तो जितने भी मेट्रो एग्जाम्स हैं उनमें भी इस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। साथ ही और भी कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे MES, DRDO, गेल, भेल, सेल, बार्क, इसरो, इन सारी परीक्षाओं के अंदर भी इस सब्जेक्ट का टेक्निकल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चलो मैं बात करूं ओवरऑल अपने टेक्निकल हेल्पर के अंदर टोटल 100 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पूछे जाने हैं, जो कि 200 नंबर के रहेंगे। साथ ही बात करूं 50 प्रश्न जो आपके आने हैं ये GK, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, इन सब के मिला के रहेंगे 250 नंबर के। तो टोटल 50 नंबर के, तो टोटल आपका 250 नंबर का पेपर है, जिसमें से अकेले 200 प्रश्न 200 नंबर आपके कवर कौन सब्जेक्ट करेगा? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ठीक, बात करूं मैं मेट्रो के बारे में, तो मेट्रो में भी टोटल 120 में से 75 प्रश्न इसी टेक्निकल से जुड़े हुए, इसी टेक्निकल से आने। तो कुल मिला के बात यह है, आप इस अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट से इस पर पकड़ बना के टेक्निकल की किसी भी परीक्षा के अंदर सफलता पा सकते हैं। मैं टेक्निकल स्टूडेंट्स को हमेशा यही राय देता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने इस इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट पे करें, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दूसरी चीज़ बात करूं एक्सपीरियंस के बारे में, तो लगभग पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, खुद BTech MTech गेट क्वालिफाइड हूँ, और पिछली लाइनमैन राजस्थान लाइनमैन वैकेंसी में 127 सिलेक्शन मैंने दिए हैं, 116 सिलेक्शन के आसपास मेरे लोको पायलट में हैं, और अब तक 71 बच्चे मेरे मेट्रो के अंदर कार्यरत हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये लास्ट 2018-19 सेशन के सिलेक्शंस हैं। ओवरऑल अब तक लगभग मेरे से पढ़ के 1500 समथिंग बच्चे, 1500 प्लस बच्चे गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट जो है, जिससे आप लोग डरते हैं, डरेंगे नहीं। बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए और लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में। देखो, बात करें अपन विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या है। मेन सब्जेक्ट ही आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है। इसके अंदर पहला चैप्टर है आपका, पहली यूनिट है आपकी प्रारंभिक विद्युत, और बात करेंगे इस प्रारंभिक विद्युत सेगमेंट में। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि साहब विद्युत के बारे में सबसे पहले बताया किसने? तो ध्यान दें बच्चों, विद्युत के बारे में जिस वैज्ञानिक ने हमें सबसे पहले बताया, इनका नाम था थेल्स। विद्युत के बारे में जिस वैज्ञानिक ने आपको सबसे पहले बताया, उनका नाम था प्यारे बच्चों थेल्स। देखिएगा थेल्स क्या बोले, ये थे ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स। ठीक है, वैसे मैथमेटिशियन थे ये, जिन्होंने आपको सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बताया। हालांकि अभी आगे बात करेंगे कि आवेश की खोज तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की, लेकिन विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बता के गए आपको? थेल्स बता के गए। चलिए बात करते हैं इसी विद्युत के अंदर विद्युत को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। और देखिएगा, बात करेंगे आवेश क्या है, और आवेश की खोज आवेश के कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और भी अपन यहाँ पर बात करेंगे कि आवेश की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये जो भी बातें, ये देखिए, ये आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने आवेश की खोज की। सुनिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे बच्चों? पतंग उड़ा रहे थे। बरसात का मौसम था, इस बरसात के मौसम में ये पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक से इनको झटका लगा। जैसे ही इनको झटका लगा तो इन्होंने सोचा यार ये झटका क्यों लगा, किसके कारण लगा? तो इन्होंने बता दिया किसके बारे में? आवेश के बारे में। और इसी आवेश का मात्रक है आपका कूलाम। ये सर कूलाम थे जिन्होंने आपको आवेश का मात्रक दिया। इसी तरह से आगे थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। कौन?
फैराडे। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर दिया गया आवेश का मात्रक। तो इससे ये जुड़ी हुई जो चीजें हैं इनको एक बार अपन डिस्कस करते हैं, प्लीज देखिएगा। देखो स्टार्ट करते हैं अपन अपना विद्युत। विद्युत कह दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, और समझिएगा इसको जरा ध्यान से। अभी तक ये जो कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं मैं इन्हीं को आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो विद्युत के बारे में सबसे पहले देखें। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? ऊर्जा। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे आपने स्विच ऑन किया, लाइट चालू हो गई, पंखा चालू हो गया, मतलब ये एक प्रकार की ऊर्जा है। और आप जानते हैं ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये सिद्धांत था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो कि दिया आइंस्टीन ने। चलिए बात करते हैं। तो विद्युत एक प्रकार की क्या हो गई दोस्तों? ऊर्जा। अब सुनिएगा, इसी के अंदर बात करें विद्युत के बारे में। सर्वप्रथम विद्युत के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने दोस्तों? थेल्स ने। अरे विद्युत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? थेल्स। ग्रीक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको विद्युत के बारे में बताया। चलिए यही बात करते हैं। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और उन्होंने खोज की बच्चों आवेश की। आवेश कह दीजिए, चार्ज। आवेश, चार्ज, या जिसको लिखा जाएगा क्यू से। किससे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? क्यू से। अब देखिएगा प्लीज यहां जरा ध्यान से कि आवेश क्या है, इसकी खोज किसने की, सारी चीजें देखते हैं। तो देखो आवेश की खोज की बेंजामिन फ्रैंकलिन। अरे वैज्ञानिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या कर रहे थे ये? पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते झटका लगा। जैसे ही झटका लगा तो कह दिया यार ये झटका किसके कारण लग गया? आवेश के कारण। सुनिए, इसी का मात्रक कूलाम। इसी का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। कूलाम को लिखेंगे हम लोग सी से। कूलाम को किससे लिखेंगे? सी से। और एक और चीज देख लीजिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है ये है मेरे प्यारे बच्चों फैराडे। क्या होगा दोस्तों? फैराडे। और याद रखें एक और बात कि एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। लास्ट वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक फैराडे में कितने कूलाम दोस्तों? 96,500 कूलाम। तो प्लीज इधर जरा ध्यान से देखें, एक फैराडे में कितने कूलाम हो गए जी? 96,500 कूलाम। चलिए बात करते हैं यहीं पर, थोड़ा सा बात करें कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, किस तरह से आवेश है। तो देखो आवेश के बारे में एक चीज देखें आप। आवेश किसी पदार्थ का गुण है साहब। क्या है? अरे आवेश न तो कोई खाने की चीज है न कोई पीने की चीज है। आवेश तो क्या है? किसी पदार्थ का गुण है। आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है। सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है। समझिएगा इस चीज को। देखो आप जब छोटे बच्चे थे आपने एक छोटा सा प्रयोग जरूर किया होगा। आपने कई सारे कागज के टुकड़े लिए, ठीक है, और ये जो कई सारे आपने कागज के टुकड़े लिए, इनके पास आप एक कंघा लेके गए। क्या लेके गए दोस्तों? कंघा लेके गए। जैसे इन कागज के टुकड़ों के पास आप कंघा लेके गए, देखो कुछ नहीं हुआ, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उस कंघे को अपने बालों में रगड़ा, रगड़ने पर आपने क्या देखा कि ये कागज के टुकड़े धीरे धीरे इससे चिपकने लगे हैं। कैसे? जरा देखिएगा। तो आवेश
के बारे में अपन देख रहे थे कि किस तरह से कागज के टुकड़े इससे चिपकने लगे थे। देखो बैक स्लाइड्स में जाते हैं अपन। एक सेकेंड, देखिए पुरानी स्लाइड्स पे जाते हैं अपन, जहां कंघे वाला उदाहरण देखेंगे, फिर आगे अपन परमाणु की संरचना वगैरह। ये थे माइकल फेराडे जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अभी इन्हीं फेराडे के बारे में और डिस्कस करेंगे। ये कूलाम जिन्होंने आवेश का मात्रक दिया आपको। चलिए आगे देखें, आवेश के बारे में अभी बात करेंगे। आवेश की खोज किसने कर दी थी भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, आवेश है क्या चीज। तो देखिए समझे यहां पर जरा ध्यान से। ये देखो कंघे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कागज के टुकड़ों को आपने रख दिया, कंघा लेके गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बालों में रगड़ के आप कंघे को कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये कागज के टुकड़े कंघे से चिपकने लगे, मतलब आकर्षित होने लगे। देखो पहले इसके अंदर ये गुण नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर ये गुण आ गया है, और ये जो गुण आया है इसी को क्या कहता हूं मैं? आवेश। इसी गुण को क्या कह देंगे दोस्तों? आवेश कह देंगे। तो समझ में आ गया आपको कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो सामान्य से क्या दर्शाएगा? अलग व्यवहार दर्शाता है। चलिए इसी आवेश के कई सारे और उदाहरण देख सकते हैं आप। देखो आप अक्सर देखते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बालों में घर्षण कराया, रगड़ने से क्या उत्पन्न हो गया प्यारे? आवेश उत्पन्न हो गया। अब देखो कैसे उत्पन्न हुआ, इसके कई सारे और उदाहरण देखिए। अभी सर्दियों में आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई चद्दर या कंबल ओढ़ के सोते हैं तो उस चद्दर या कंबल में रात के समय आप चमक सी देखते हैं। कारण क्या है? चद्दर या कंबल में जो घर्षण होता है उस घर्षण के कारण वहां क्या उत्पन्न हो गया? आवेश। और ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसी के कारण उसमें चमक उत्पन्न होती है। दूसरा सबसे बढ़िया उदाहरण इसका देखिए, आसमानी बिजली, आकाशीय बिजली जो है, आकाशीय बिजली भी इसी घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। कैसे? देखो बादल आपस में एक दूसरे से रगड़ेंगे, टकराएंगे, घर्षण करेंगे, और जब ये घर्षण करेंगे तो आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। भगवान जी कोई ऊपर जनरेटर लेके नहीं बैठे हैं कि भगवान जी वहां पर जनरेटर घुमा रहे हैं और वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नहीं भैया। बादल आपस में जब एक दूसरे से घर्षण करते हैं, टकराते हैं, तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। देखिएगा और बात करें इसी के अंदर आवेश, फिर बताऊंगा मैं आपको कि दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा सा आगे जो पहले जहां आपने डिस्कस कर लिया था उसी में आगे बढ़ेंगे। देखें तो देखो यहां तक जो मैंने आपको बताया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो सामान्य से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज देखें आप, आवेश के बारे में ही एक और चीज समझें। खोजकर्ता तो बता दिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, मात्रक है कूलाम, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, और एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये 4 पॉइंट यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। अब देखो यहां पर आपको ध्यान जिस वैज्ञानिक को इंपॉर्टेंटली रखना है वो रखना है माइकल फेराडे को। मैं आपको ये कहूंगा कि जो माइकल फेराडे हैं, एक तरह से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल जिस वैज्ञानिक का रहा है वो है आपके माइकल फेराडे। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI आप कह देते हैं, जनरेटर इसी सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफॉर्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सह प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन भाग पर आधारित है। इसी तरह से सेल या बैटरी का जो सिद्धांत है, विद्युत रासायनिक अपघटन, जिसको आप लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो विद्युत रासायनिक अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस का जो सिद्धांत है ये भी आपको किसने दिया था दोस्तों? माइकल फेराडे ने। इसी तरह से आप मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, जो कि आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, इनके बारे में भी याद रखें कि मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर तीनों के ही खोजकर्ता कौन है? माइकल फेराडे। तो देखें प्रश्न अलग अलग है लेकिन सबका आंसर एक ही है दोस्तों, माइकल फेराडे। देखो जो जो क्वेश्चन आपके सामने बने माइकल फेराडे से वो देखिएगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? फेराडे ने। विद्युत रासायनिक अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत भी फेराडे। मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के खोजकर्ता भी कौन है बच्चों? फेराडे हैं। चलिए यहीं पर आगे अपन डिस्कस करें तो देखिए आवेश के प्रकार क्या हैं, क्या चीजें हैं, तो देखिएगा
आवेश। आवेश बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो धनावेश और एक ऋण आवेश। थोड़ा सा देखिएगा, कुछ बातें आपको बताते हैं यहाँ पर, धनावेश, ऋणावेश और तीसरा हो सकता है आपका उदासीन। मतलब अगर किसी वस्तु पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश होगा तो वस्तु क्या होगी, उदासीन। धनावेश का उदाहरण दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रोटॉन, ऋणावेश का उदाहरण इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से उदासीन का उदाहरण हो जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को आप लोग लिखते हैं P+, इलेक्ट्रॉन को लिखोगे E- और न्यूट्रॉन को लिखोगे N से। देखो, जब आप परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु की संरचना जॉन डाल्टन के अनुसार जो है वो देखिएगा। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु सिद्धांत दिया था। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है जिन्होंने परमाणु को आगे विभाजित किया। तो वहां अपन देखते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु का मध्य भाग होता है प्यारे बच्चों नाभिक। क्या होगा दोस्तों, नाभिक। और इसी नाभिक के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होंगे जी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और आप जानते हैं कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। अब देखो यहां पर आपको चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखनी है, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, इन सब के खोजकर्ता आपको पता होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, इनके खोजकर्ता बताते हैं। देखो मैंने आपको कहा परमाणु के बारे में तो सबसे पहले किसने बताया आपको, जॉन डाल्टन। इसके बाद बात करते हैं नाभिक, और नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया आपको रदरफोर्ड। क्या नाम है जी, रदरफोर्ड। ठीक, आगे देखिएगा। इसी तरह से अपन बात करें, अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपके। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है इसको लिखते हो तुम लोग E- से, प्रोटॉन को लिखते हो प्यारे बच्चों P+ से, और न्यूट्रॉन उदासीन है, इसको सिंपल लिखोगे N से। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऋणावेशित है, प्रोटॉन प्लस धनावेशित है, और ये है आपका न्यूट्रॉन उदासीन। चलिए इनके खोजकर्ता आपको ध्यान होने चाहिए, एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो देखो खोजकर्ता क्या क्या हो जाएंगे ये चीज देखें। देखो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है भैया, J.J. थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता यहां इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन के खोजकर्ता कई जगह कई गाइड्स में आप लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड। नहीं भैया, रदरफोर्ड ने नाम दिया था, खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ध्यान देवें, जैसे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता तो हैं J.J. थॉमसन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था स्टोनी ने। ध्यान देवें, कई जगह आप ये चीज़ गलत पढ़ेंगे, ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता J.J. थॉमसन और नामकरण किसने, स्टोनी ने। इसी तरह से प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं दोस्तों गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड नहीं है, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। और इसी तरह से न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। अब देखो ये जो चीज़ है, अब इनको आप कैसे याद करेंगे, तो याद करने का तरीका देखो प्यारे बच्चों, याद करना है आपको ईंट पग नाचे। क्या याद करोगे, ईंट पग नाचे। ध्यान देवें, ई से इलेक्ट्रॉन, टैसे थॉमसन, पैसे प्रोटॉन, गैसे गोल्डस्टीन, नैसे न्यूट्रॉन, चैसे चैडविक। तो क्या याद कर लेंगे आप लोग, ईंट पग नाचे। प्यारे बच्चों ऑप्शन तो आपके पास एग्जाम में होंगे ही सही, आपको तो क्या याद करना है कि किसके खोजकर्ता कौन है। तो यहां देखें इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता J.J. थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक। याद कैसे रह जाएगा, ईंट पग नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टैसे थॉमसन, पैसे प्रोटॉन, गैसे गोल्डस्टीन, नैसे न्यूट्रॉन, चैसे चैडविक। या ऐसे याद कर ले मैं आप लोग, जो एक गाल पर चाटा नहीं खाता। क्या याद करेंगे, जो एक गाल पर चाटा नहीं खाता। जो से बनेगा J.J. थॉमसन, एक से इलेक्ट्रॉन, गाल गोल्डस्टीन, पर से प्रोटॉन, चाटा चैडविक और न से न्यूट्रॉन। तो कुल मिला के अभी तक जो मैंने विद्युत के बारे में आपसे बेसिकली डिस्कस किया है वो चीजें समझिएगा। देखो बात करें यहीं पर आप, तो देखिए आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने,
मात्रक क्या बता दिया था? कूलॉम। फिर सबसे बड़ा मात्रक है आपके पास फैराडे, ये थे माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे के बारे में क्या क्या बता चुका हूं? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी फैराडे, विद्युत रासायनिक अपघटन का सिद्धांत भी फैराडे, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, तीनों के खोजकर्ता भी कौन है? फैराडे। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अगर किस वैज्ञानिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है तो वो किसका रहा है प्यारे बच्चों? माइकल फैराडे का। चलिए, इसके बाद अपन ने बात किया था अभी परमाणु की संरचना। तो मैंने कहा कि परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने परमाणु का आपको एक तरह से यूं बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। देखो, प्रोटॉन के खोजकर्ता कई जगह, जैसे इस स्लाइड में भी मैंने ले रखा है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड नहीं है, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। नाम किसने दिया है दोस्तों? रदरफोर्ड ने। इसी तरह से न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। तो कुल मिला के ये जो जितनी भी बातें हैं एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज करके फिर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में तुम्हारे कम से कम 200 से 250 प्रश्न सही कराएगा उसको लास्ट डिस्कस करूंगा। और ये आपके लिए एक डेमो वीडियो रहेगा। इसके बाद सारे के सारे वीडियोस आपके पेड वीडियो होंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। धुरीना ऐप पर आपको ये अवेलेबल होगा, ठीक है। साथ ही हम कुछ वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पर भी डाल देंगे, तो वहाँ आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा इंजीनियर महेश चौधरी सक्षम के नाम से, ठीक है। या आप सक्षम क्लासेस सीखकर डाल लें, इस नाम से आपको ऑनलाइन वीडियोस जो हैं हम वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो काम की बातें बताई हैं आज की क्लास में, पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि विद्युत के बारे में सबसे पहले बताया आपको थेल्स ने। इसके बाद आवेश की खोज की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते उड़ाते झटका लगा तो खोज किसकी कर दी? आवेश की। आगे देखिएगा, इसके बाद आवेश का मात्रक कूलॉम, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, और याद रखना है 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम। फिर मैंने कहा कि फैराडे तुम्हारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर के खोजकर्ता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत रासायनिक अपघटन का सिद्धांत, ये सब किसने दिया? फैराडे ने। तो कुल मिला के इस तरह से आप जो पूरा का पूरा चैप्टर होता है उसको टिप्स पे कर लिया करें। दूसरी चीज देखें, आप थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो जाती है पूरे दिन क्लासेस के कारण, कोई नहीं, सुनिए आराम से। अच्छा, इसी के साथ साथ अपन बात करें, मैंने आपको फिर बताया इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक। नेक्स्ट सेगमेंट में अपन बात करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, या 2 मिनट देखिएगा, यहीं पर आपको ये चीजें भी हम करवा देते हैं। देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोजकर्ता तो मेरे ख्याल से आप सभी को याद हो ही गए हैं। सिंपल सी ट्रिक है आपकी, ईंट पग नाचे। टेक्निकल कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आवेश के बारे में कि इन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसको E- से लिखा, प्रोटॉन जिसको P+ से लिखा, और न्यूट्रॉन जिसको N से लिखा, तो इस पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इसी तरह से प्रोटॉन पर सेम आवेश रहेगा, लेकिन ये किस में रहेगा? प्लस में। किस में आ जाएगा? प्लस में। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का मान समान ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, जबकि प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। आप जानते हैं जो परमाणु होगा, परमाणु के मध्य में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आप देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसका मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो परमाणु उदासीन होता है। ध्यान रखिए, परमाणु ओवरऑल विद्युत रूप से क्या होगा? उदासीन होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी क्या है आपका? उदासीन। इसलिए न्यूट्रॉन का आवेश कितना? ध्यान रखिएगा, 0। कर दीजिए बड़ा ये, ओके, चलिए। तो यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके जो खोजकर्ता देखे, यहां पर आपने आवेश का मान देखा। चलिए, इसी के बाद अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा रामबाण है वो आपसे डिस्कस करूंगा, और मान के चलिएगा ये अकेला रामबाण आपके थ्योरी में कम से कम 250 क्वेश्चंस सही करवाएगा। चलिए देखें यार,
रामबाण कॉन्सेप्ट सब जगह लगेगा, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट वही होता है जो सब जगह लगभग एप्लीकेबल हो, ठीक है। मोस्टली आप मान के चलना प्यारे बच्चों कि लगभग थ्योरी के 200 से 250 क्वेश्चन अकेले इस रामबाण से आपके कवर हो जाएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, छोटे में छोटा नाम, बड़े में बड़ा नाम। देखो कितना पॉपुलर कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए, प्लीज देखें। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। अरे ध्यान देना, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा, कैसे समझिएगा। अरे बड़े में छोटा, छोटे में बड़ा, ये तो ध्यान ही नहीं रखना है आपको। तो क्या रखना है, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। बोलो याद रह जाएगा क्या? अरे सिंपल सी बात है, क्या याद करना है अभी, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। देखो पहले मैं इसका साइंस, जनरल साइंस जो आपकी लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आती है, उसके थ्रू इसको समझाता हूँ, फिर अपने इसको थ्योरी के अंदर यूज करेंगे कि थ्योरी के अंदर ये कहाँ कहाँ आपके काम आने वाला है। प्यारे बच्चों आपने पढ़े हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। देखिएगा एक तो पढ़ा है आपने निकट दृष्टि दोष, एक पढ़ते हो आप बच्चों दूर दृष्टि दोष। देखो ये दोष आपने जरूर पढ़े होंगे, है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखता है, निकट का स्पष्ट नहीं दिखता। थोड़ा नाम में उल्टा है, ध्यान रखना। आगे बताऊंगा जब साइंस के अंदर अपन बात करेंगे तो बताऊंगा कि इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, जबकि इसमें निकट का तो साफ दिखता है। चलो कोई नहीं, वो आगे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अभी इधर देखिएगा, इनका निवारण लेंस आपसे लगभग हर कंपटीशन एग्जाम पूछती है, और उस लेंस की पावर क्या होती है ये भी आपसे पूछती है। जैसे आप किसी से पूछें कि भैया चश्मे का नंबर बताइए, तो वो आपको यही कहेगा प्लस माइनस, +1 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। अच्छा याद रखो, लेंस शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। पिछली राजस्थान पुलिस ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, लेंस शक्ति का मात्रक क्या दोस्तों, डायोप्टर। अब इधर देखो, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया एक तो है निकट दृष्टि दोष और एक है आपके पास दूर दृष्टि दोष। अब देखो निवारण लेंस, मुझे नहीं पता भैया किसका निवारण लेंस कौन सा है, क्योंकि सीधी सी बात है तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होता है यार कि आप लोग पढ़ के जाते हो कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस, उत्तल लेंस, फिर आपके साथ बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है कि यार था तो इन्हीं में से है कौन सा। तो जब जब ऐसी दिक्कत आए तब तब मेरा रामबाण लगाएं, रामबाण बहुत ही सटीक बैठेगा। देखो आपके पास लेंस दो ही हैं प्यारे बच्चों, आपने एक तो पढ़ा है उत्तल और एक पढ़ा है आपने अवतल। अब देखो मेरे को एक बात बताओ यार, निकट और दूर थोड़ा सा नोटिस कीजिए। निकट 3 अक्षर, दूर 2 अक्षर, मतलब बड़ा नाम कौन सा है, निकट, छोटा नाम कौन सा है, दूर। इसी तरह से उत्तल और अवतल, इसमें कितने अक्षर 3, इसमें कितने अक्षर 4। तो देखो रामबाण क्या कहता है, बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा। तो सीधे सीधे बता दोगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन सा लेंस काम में लोगे, अवतल, और दूर दृष्टि दोष का निवारण कौन सा काम में लोगे, उत्तल। इसी तरह से देखिएगा आपसे पूछता है इनकी पावर, और पावर बतानी है तो पावर आपको बताया मैंने, चश्मे का नंबर 2 ही होता है, या तो प्लस में या माइनस में। चलो कोई नहीं, देखते हैं किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा। देखिए एक है आपके पास प्लस और एक है दोस्तों आपके पास माइनस। अब आपने देखा कि प्लस तो छोटा नाम है और माइनस बड़ा नाम है, तो वही मेरा रामबाण। अवतल बड़ा नाम है, उत्तल छोटा नाम है, तो अवतल की पावर तो माइनस और उत्तल की पावर प्लस, तो बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। याद रखने के लिए बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। तो मतलब आपको कोई कहे कि मेरे चश्मे का नंबर माइनस है, इसका मतलब उसका लेंस कौन सा, अवतल, इसका मतलब उसको दोष कौन सा, निकट। और बुढ़ापे में जैसे मैं बात करूं हो जाता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें न तो पास का साफ दिखता है और ना ही दूर का साफ दिखता है। तो ये जो जरा दृष्टि दोष है, इस जरा दृष्टि दोष के अंदर देखें दोस्तों, आप क्या करोगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि 2 अलग अलग चश्मे लोगे, आप एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगाओगे, तो इसे कहोगे आप लोग द्विफोक्सित लेंस। क्या कहोगे, द्विफोक्सित लेंस। तो जरा देखिएगा ध्यान से, द्विफोक्सित लेंस। और ये जो आपका द्विफोक्सित लेंस है, इसमें एक लेंस तो लगाओगे आप ऊपर और एक लेंस लगाओगे आप नीचे, एक तो ऊपर और एक नीचे। ऊपर कौन सा लगाएं, नीचे कौन सा लगाएं, फिर बड़ी कंफ्यूजन। तो देखो रामबाण है मेरा,
बड़े में बड़ा छोटे में छोटा, ऊपर बड़ा नाम है नीचे छोटा नाम है, तो ऊपर तो अवतल और नीचे उत्तल। तो बड़ी आसानी से आप बता पाएंगे कि ऊपर तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और नीचे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। बोलो आ रही है क्या कुछ कुछ बातें समझ में? देखो कितनी आसान हो गई। और देखिएगा जैसे तुमसे पूछ ले यार कि वाहनों में हेडलाइट में तो कौन सा दर्पण और साइड ग्लास में कौन सा दर्पण, तो देखो हेडलाइट में होता है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण और साइड ग्लास में होता है उत्तल दर्पण। याद रह जाए अच्छी बात है, ना याद रहे तो फिर वही तरीका, बड़े में बड़ा छोटे में छोटा। बोलो कंफ्यूजन रहेगा क्या? तो सीधी सी बातें हैं, बड़े ही आसान से कॉन्सेप्ट थे। मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, इसकी पावर माइनस इसकी पावर प्लस, जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सित लेंस, ऊपर तो अवतल नीचे उत्तल, हेडलाइट में अवतल साइड में उत्तल। मतलब कहने का क्या है मेरा, रामबाण एक ही, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। अब चलो ये तो तुमने साइंस वाले सेगमेंट में देखा, अब मैं इसको तुम्हें थ्योरी से जोड़ के बताता हूँ इसी रामबाण को, जरा देखिएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं यार, अपना मेन जो इसमें पाला पड़ने वाला है विद्युत में, वो दो ही चीजें होंगी, एक तो करंट और एक वोल्टेज। देखते जाना, देखो धारा और एक है भाई विभव। धारा कौन से क्रम में समान, विभव कौन से क्रम में समान। क्रम आपने सुने होते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये लो मैंने लिख दिया बाजू में, श्रेणी और समांतर। तो ये दो नाम जो है श्रेणी और समांतर, इनके अंदर देखिएगा एक तो है श्रेणी क्रम और एक है आपके पास समांतर क्रम। चलो कोई नहीं, धारा किस में समान रहेगी भैया, देखो श्रेणी छोटा नाम है, समांतर बड़ा नाम है। तो देखो धारा तो समान रहेगी श्रेणी क्रम में, अरे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, और विभव समान रहेगा प्यारे बच्चों समांतर क्रम में। याद रह जाए अच्छी बात है, ना याद रहे तो वही तरीका देखो दोस्त, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, कोई दिक्कत है क्या? इसी तरह से देखो धारा का मापन किसके द्वारा करोगे और विभव का मापन किसके द्वारा करोगे। पढ़ के आते हो आप दो युक्तियां, एक तो अमीटर और एक वोल्ट मीटर। तो देखो धारा का मापन किसके द्वारा और विभव का मापन किसके द्वारा। तो देखो धारा का मापन करते हैं प्यारे बच्चों अमीटर और विभव का मापन वोल्ट मीटर। याद रह जाए अच्छी बात है, ना याद रहे तो फिर देखो इधर, धारा छोटा नाम विभव बड़ा नाम, अमीटर छोटा नाम वोल्ट मीटर बड़ा नाम, तरीका छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। इसी तरह से देखिएगा अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ के और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो अमीटर को किस क्रम में जोड़ूं, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ूं। तो देखो अमीटर छोटा नाम है, वोल्ट मीटर बड़ा नाम है, श्रेणी और समांतर में से छोटा श्रेणी बड़ा समांतर। तो अमीटर को तो जोड़ दो दोस्तों श्रेणी में और वोल्ट मीटर को जोड़ दो दोस्तों समांतर में। याद रखने में फिर कोई दिक्कत नहीं, वही छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। और देखिएगा इसी तरह से अपन बात करें अमीटर का प्रतिरोध और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, पूछा जाता आपसे अमीटर का प्रतिरोध और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो देखो एक का तो होगा कम और एक का होगा ज्यादा। देखो मैंने लिख लिया कम ज्यादा। दोस्तों आप देख पा रहे हो यहां पर छोटा नाम कौन सा है, कम, बड़ा नाम कौन सा है, ज्यादा। अमीटर छोटा वोल्ट मीटर बड़ा, तो अमीटर का प्रतिरोध तो क्या होगा जी कम और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा। याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं तो वही छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, और कम से कम कोई चीज कितनी शून्य, ज्यादा से ज्यादा अनंत। तो देखो ऐसे पूछेगा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, वही छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसी तरह से और बात करें तो देखिएगा जरा ध्यान से, और जो चीजें अपने को डिस्कस करनी है उनको क्या, देखो तुम लोग ये बड़े कंफ्यूज रहते हो यार कि मोटर में किसके, जैसे सुनते हो ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम, तुम्हारी मेट्रो वगैरह ये सारी एग्जाम्स हेल्पर वगैरह ये सारी एग्जाम लगभग रिपीट करती हैं इस क्वेश्चन को, और बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। कोई नहीं, मोटर और एक है शब्द जनरेटर, एक में तो लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक में लगेगा दाएं हाथ का नियम। बहुत कंफ्यूजन रहता है यार कौन सा किस में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आजा भाई इधर देखो, एक शब्द तो है तुम्हारे पास लेफ्ट और एक शब्द है तुम्हारे पास राइट, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। अब देखो यहाँ पर बड़ी आसानी से कैसे बता दोगे, लेफ्ट छोटा है राइट बड़ा है, अरे लेफ्ट तो छोटा नाम राइट बड़ा नाम। तो देखो वही मोटर छोटा जनरेटर बड़ा, तो रामबाण छोटे में छोटा
बड़े में बड़ा, तो इसमें तो लगेगा भैया लेफ्ट हैंड रूल, इसमें लगेगा राइट हैंड रूल, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे ख्याल से, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। और देखो प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं बात करूं, देखो जब तुम आगे वाइंडिंग्स पढ़ोगे मोटर में जब आप लोग वाइंडिंग पढ़ते हैं तो आप वहां पर पढ़ते हैं सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, अरे श्रेणी वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग। तो देखो एक तो थी तुम्हारी श्रेणी और एक था तुम्हारा शंट या समांतर वाइंडिंग। तो देखो एक को तो तुम बनाते हो मोटे तार की, एक को तुम बनाते हो पतले तार की। याद ही नहीं रहता यार एग्जाम में कि किसको मोटे तार की बनाऊं किसको पतले तार की, तो कोई दिक्कत नहीं है, श्रेणी छोटा, समांतर या शंट बड़ा। तो इसको तो बनाओ मोटे तार की, इसको बनाओ पतले तार की, याद रह जाए अच्छी बात है। नहीं तो छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा, या फिर मोटे तार की है तो इसमें टर्न रखेंगे कम और इसमें टर्न रखेंगे अधिक ज्यादा, याद रह जाए अच्छी बात है। नहीं तो वही श्रेणी वाइंडिंग कम टर्न, शंट या समांतर वाइंडिंग ज़्यादा टर्न, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं आपकी ये रहेंगी। तो मेरे ख्याल से होप आपको समझ में आया होगा ये सारा कुछ जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। देखो आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक, फिर प्रेरण, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, पॉलीफेज सिस्टम है तुम्हारा, डीसी थ्योरी, एसी थ्योरी है, इन सारे सेगमेंट्स की प्रदीप्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी जितने भी चैप्टर्स वायरिंग वगैरह हैं, वैद्युत मापक यंत्र हैं, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को अपन डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को विश्वास रख के और पढ़ना है। बता दूं मैं कि कोई सी भी एग्जाम दे लेना टेक्निकल के 90% हूबहू मेरे नोट से मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो ध्यान रखें, विश्वास करें और मन लगा के पढ़ाई करें, आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और टेक्निकल हेल्पर जो राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है अभी, इसमें भरसक प्रयास करें अपना। अभी हरियाणा लाइनमैन की जो वैकेंसी है उसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, एग्ज़ाम है अभी इसी मंथ में। तो आपको मेन चीज़ है टेक्निकल हेल्पर पे फोकस करना है। टेक्निकल हेल्पर का ये मौका इस बार जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि 5500 पद बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो पुलिस, पटवार, इनमें वैसे भी फॉर्म बहुत ज़्यादा होंगे और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको पुलिस पटवार की तुलना में मेन फोकस रखना चाहिए टेक्निकल हेल्पर पे। ठीक है दोस्तों, तो होप जो भी मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।